हम सब जो पैसा कमाते हैं वो कभी एक जगह नहीं रुकता। वो चला जाता है एक ऐसी अदृश्य ग्लोबल मशीन में जो उसे घुमाती है, बढ़ाती है और हाँ, कभी-कभी गायब भी कर देती है। तो आज चलिए इसी मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं, मतलब हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। कभी सोचा है कि सैलरी अकाउंट में आने के बाद पैसा जाता कहाँ है? आखिर उसका सफर क्या है? देखिए, वो पैसा बस बैंक में पड़ा नहीं रहता। नहीं, जिस मोमेंट वो अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, उसी पल वो एक बहुत बड़े आर्थिक इंजन का फ्यूल बन जाता है। एक ऐसा इंजन जो पूरी दुनिया को चला रहा है। तो इस मशीन को समझने के लिए हम इसके 5 मेन प्लेयर्स से मिलेंगे। पहले वो जो गेम के रूल्स लिखते हैं, फिर वो जो पैसे को आगे पीछे घुमाते हैं, उसके बाद वो जायंट्स जो खरबों की दौलत कंट्रोल करते हैं, फिर आते हैं मार्केट के खिलाड़ी जो बाजारों में दांव लगाते हैं, और आखिर में वो लोग जो दुनिया की सबसे बड़ी डील्स कराते हैं। तो शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से, उन लोगों से जो असल में सारे धागे खींच रहे हैं। हमारा पहला सेक्शन, द रूल मेकर्स। सोच के देखिए, ये इकोनॉमी के पपेट मास्टर्स हैं। तो ये कौन है? ये होते हैं सेंट्रल बैंक। इन्हें आप एक बड़े से फुटबॉल मैच के रेफरी की तरह समझ सकते हैं। वो खुद गेम नहीं खेलते, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके बनाए हुए रूल्स गेम के हर एक प्लेयर को प्रभावित करते हैं। अब इनके पास इकोनॉमी के लिए बेसिकली 2 पेडल होते हैं, एक एक्सेलरेटर और एक ब्रेक। अगर इकोनॉमी धीमी चल रही है तो ये इंटरेस्ट रेट्स कम करके सिस्टम में पैसा डाल देते हैं, यानी एक्सेलरेटर दबा दिया। और अगर महंगाई की वजह से इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है तो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर सिस्टम से पैसा खींच लेते हैं, मतलब ब्रेक लगा दिया। अब सिस्टम में पैसा पंप करने का इनका एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसे ऐसे समझते हैं, सेंट्रल बैंक एक जायंट बायर की तरह मार्केट में उतरता है और सरकारी बॉन्ड्स की जबरदस्त खरीदारी करता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कैश की जैसे बाढ़ आ जाती है, और जब इतना कैश होता है तो लोन लेना सस्ता और आसान हो जाता है और पूरी इकोनॉमी को एक सॉलिड बूस्ट मिलता है। लेकिन डे टू डे लेवल पे इस सारे पैसे को आखिर घुमाता कौन है? तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, द मनी मूवर्स। ये फाइनेंशियल सिस्टम के असली वर्कहॉर्स हैं सही मायनों में। यहाँ एंट्री होती है कमर्शियल बैंक्स की, जिनको हम सब जानते हैं। इनका काम सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है। ये बेसिकली एक मिडिलमैन का काम करते हैं। ये सेवर्स का पैसा लेते हैं और उसे उन लोगों को दे देते हैं जिन्हें लोन चाहिए, घर खरीदने के लिए या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। कह सकते हैं ये पैसे का सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अब एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता और जो सच में थोड़ा शॉकिंग है। पहले क्या होता था, बैंकों को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता था, लेकिन आज कई मॉडर्न सिस्टम्स में वो रिजर्व रेट है 0, 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब एक बैंक लोन देता है तो वो किसी और का जमा किया हुआ पैसा लोन नहीं दे रहा, वो लिटरली हवा में से नया पैसा बना रहा है। ओके, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द कैपिटल जायंट्स। ये वो शांत, चुपचाप रहने वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन इतने ताकतवर हैं कि खरबों की दौलत को कंट्रोल करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $60 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये वो दौलत है जिसे दुनिया भर के पेंशन फंड्स मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक। तो इतने सारे पैसे का ये करते क्या हैं? ये इसे हर उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, यही पेंशन फंड्स असल में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्मों के लिए पैसे का सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब सोचिए, आम लोगों का रिटायरमेंट का पैसा, वही पैसा दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डील्स को फंड कर रहा है। इनके बाद आती हैं इंश्योरेंस कंपनियां। अब इनका मॉडल क्या है? ये लाखों लोगों से छोटे छोटे प्रीमियम्स कलेक्ट करती हैं। जब तक क्लेम देने का टाइम आता है तब तक इनके पास कैश का एक बहुत बड़ा पूल जमा हो जाता है। इसे द फ्लोट कहते हैं। और हाँ, ये पैसा चुपचाप बैठा नहीं रहता, इसे दुनिया भर के मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन जाती हैं। सेक्शन नंबर 4, द मार्केट प्लेयर्स। इन्हें समझने के लिए सोचिए, आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट क्लब्स और अमीर लोगों के लिए खेल के मैदान। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है म्यूचुअल फंड्स, ये आम जनता के लिए हैं,
फीस कम होती है और रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ है हेज फंड्स। ये अमीर लोगों का एक्सक्लूसिव क्लब है। यहाँ बड़े बड़े रिस्की बेट्स लिए जाते हैं और फीस बहुत ही भारी। और हेज फंड की दुनिया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है। एक बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है, ज्यादातर हेज फंड्स असल में S&P 500 से कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो कुछ गिने चुने हिट हो जाते हैं ना, वो मार्केट को बुरी तरह पछाड़ देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द डील मेकर्स। ये कॉर्पोरेट दुनिया के आर्किटेक्ट्स भी हैं और फ्लिपर्स भी। सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सोच लीजिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मैच मेकर्स हैं। इनके 3 मेन काम हैं। पहला, IPOs के जरिए कंपनियों को पब्लिक मार्केट में लाना। दूसरा, M&A यानी मर्जर्स और एक्विजिशंस को मैनेज करना। और तीसरा, कंपनियों के लिए बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करना। अब बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी की। ये क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इन्हें कंपनियों के लिए हाउस फ्लिपर्स समझ लीजिए। जैसे कोई पुराना घर खरीद कर उसे ठीक ठाक करके आगे बड़े मुनाफे पर बेच देता है, बिल्कुल वैसे ही ये लोग पूरी की पूरी कंपनियां खरीदते हैं, उन्हें फिक्स करते हैं और फिर मैसिव प्रॉफिट्स पर बेच देते हैं। इनकी एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट या LBO। होता क्या है इसमें? ये कंपनी को खरीदने के लिए बहुत सारा कर्ज उठाते हैं, फिर उस पूरे कर्ज को उसी खरीदी हुई कंपनी के ऊपर डाल देते हैं और फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए उस कंपनी को फिक्स करते आगे फ्लिप कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉफिटेबल है, हाँ, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अक्सर इससे खरीदी हुई कंपनी भारी कर्ज में डूब जाती है। और आखिर में आते हैं वेंचर कैपिटल या VC। इनका इन्वेस्टमेंट मॉडल एक होम रन मारने वाले बैट्समैन जैसा है। देखिए, ये लोग दर्जनों स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये जानते हुए कि 90% फेल हो जाएंगे, पर इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बस वो 3% होम रन्स चाहिए, वो स्टार्टअप्स जो अगला गूगल या फेसबुक बनेंगे। एक बड़ी जीत बाकी सारे नुकसानों से कहीं ज्यादा पैसा बनाकर दे देती है। तो इन सब से क्या समझ में आता है? यही कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक साइकिल है जो चलता रहता है। सेंट्रल बैंक्स रूल्स बनाते हैं, कमर्शियल बैंक्स उस पैसे को सिस्टम में घुमाते हैं, और फिर बाकी सारे प्लेयर्स, फंड्स, इन्वेस्टर्स, ये सब उसी पैसे का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बनाते हैं, उस पर दाव लगाते हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। ये एक अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वेब है, एक जाल। और इसको पावर कहाँ से मिलती है? हम सबके कमाए, बचाए और खर्च किए गए हर एक रुपए से। हर इंसान, चाहे वो ये जानता हो या ना जानता हो, इस ग्लोबल सिस्टम को चलाने वाली एक छोटी सी बैटरी की तरह है। तो अब जब ये पूरी मशीन थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, तो इससे अपने ही पैसे को देखने का नजरिया कैसे बदलता है?